जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल पोर्टल पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम प्रोटीन के अंदर हम एमिनो अम्ल के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने प्रोटीन के बारे में अध्ययन किया था। उसके अंदर हमने उसका सामान्य परिचय और उसका प्रोटीन का क्या महत्व होता है और एमिनो अम्ल के बारे में देखा था कि आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है। उनका मैंने ट्रिक भी बताई थी। आज उन ट्रिकों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि जो आवश्यक और अनावश्यक दोनों प्रकार के जो एमिनो अम्ल होते हैं उनके पूरे नाम क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे जो आवश्यक एमिनो अम्ल है वो हमारे शरीर के लिए इतने इंपॉर्टेंस क्यों होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उन सभी के बारे में हम कुछ बातें जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के अंदर हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर एमिनो अम्ल। हालांकि इसके सामान्य परिचय जो भी था वो मैंने बता दिया था। एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, तो ऐसी संरचनाएं, ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बोक्सिल समूह व एमिनो समूह दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और कई सारे एमिनो अम्ल जब आपस में जुड़ जाते हैं तब एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और पॉलीपेप्टाइड से आगे जाकर फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। वो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं एमिनो अम्ल के अंदर। एमिनो अम्ल का वर्गीकरण भी मैंने बताया था, जिसके अंदर सबसे पहला वर्गीकरण आता था हमारे आवश्यक एमिनो अम्ल। कौन से अम्ल? आवश्यक एमिनो अम्ल। इनकी बात करते हैं हम। आवश्यक एमिनो अम्ल कहते किसे हैं, ठीक है ना। आवश्यक एमिनो अम्ल की बात करें तो मैंने उस पहले वाले सेशन के अंदर भी बताया था कि ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारा जो शरीर होता है, मानव के शरीर में नहीं हो पाता है, मानव के शरीर में नहीं हो पाता है, ऐसे एमिनो अम्ल को हम क्या कहते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर के लिए यही एमिनो अम्ल इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। और मैंने ये भी बताया था कि सभी प्रोटीन जो होते हैं उनका निर्माण 20 एमिनो अम्ल से होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब वो 20 एमिनो अम्ल जिसमें 10 तो आते हैं हमारे आवश्यक एमिनो अम्ल और 10 आते हैं हमारे अनावश्यक एमिनो अम्ल के अंदर आते हैं, ये मैंने पहले बता दिया था। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि आवश्यक एमिनो अम्ल के अंदर यदि हमें कोई ना कोई तो ऐसा यौगिक होगा या कंपाउंड होगा या पदार्थ होगा या तरल पदार्थ होगा जिसको हम बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण करें और हमारे एक ही बार में 10 के 10 आवश्यक एमिनो अम्ल की जो हमें जरूरत है उसकी पूर्ति हो जाए, तो एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसका सेवन करने से हम आसानी से 10 के 10 एमिनो अम्ल को एक ही साथ में शरीर में प्रवेश ले सकते हैं, और उस तरल पदार्थ का नाम हो जाएगा दूध। क्या हो जाएगा? दूध। दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम केसिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? केसिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, ठीक है ना। केसिन प्रोटीन उपस्थित होता है दूध के अंदर। जो दूध हम पीते हैं उसके अंदर केसिन प्रोटीन उपस्थित होता है। इस प्रोटीन के अंदर सारे के सारे जो हमारे 10 के 10 जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जैसे हम दूध का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में अगर इन एमिनो अम्ल की कमी होती है तो वो फुलफिल हो जाती है केसिन प्रोटीन की सहायता से, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो आवश्यक एमिनो अम्ल जो होते हैं उनकी ट्रिक क्या थी। तो ट्रिक थी, इसमें मैं लिख देता हूं ट्रिक, टीवी मिल पाथ, ठीक है ना। ये 10 के 10 हमारा आवश्यक एमिनो अम्ल है। इनको हम एक साथ में देखते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहला आता है हमारे टी का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका पूरा नाम होता है ट्रिप्टोफैन। क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। क्या नाम आता है? ट्रिप्टोफैन की यदि हम बात करें तो जो ट्रिप्टोफैन जो होता है ये हमारे शरीर में और क्या कार्य करता है, तो ये ट्रिप्टोफैन हमारे शरीर में एक विटामिन पाया जाता है जिसका नाम है विटामिन बी। हालांकि विटामिन जो बी होता है उसके कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी समूह होते हैं। जैसे हम बात करें विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, विटामिन B5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। उसमें से एक विटामिन का नाम आता है विटामिन 5। इसका पूरा नाम होता है, अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसको हम पेंटोर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हम पेंटोर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और विटामिन B5 का निर्माण में जो सहायक जो एमिनो अम्ल होता है वो कौन होता है? हमारे ट्रिप्टोफैन होता है। कौन होता है? ट्रिप्टोफैन होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे अगला जो एमिनो अम्ल का प्रकार आता है वो आता है वेलिन। क्या आता है? वेलिन आता है। क्या आता है? वेलिन की यहाँ पर हम साथियों बात करें, जो वेलिन जो होता है ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में क्या करता है? वसा का जो संचय होता है, वसा संचय को कम करता है। वसा संचय
को कम करता है, वसा का जो संचय होता है उसको एक कम करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो वसा होती है वो यकृत के अंदर जाकर ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वहां पर जाकर वो जम जाती है। और जब कभी भी हम उपवास रहते हैं या फिर व्रत करते हैं तब वही जो वसा ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है उसी से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो वेलिन एक ऐसा इम्यूनो अम्ल होता है, ये क्या करता है, वसा के संचय को जमने से रोकता है, ये हमें ध्यान रखना। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में वसा का संचय हो जाता है तो उसको हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी उसके अंदर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर उसके अंदर बढ़ जाता है। तो अगर उन बीमारियों से हमें बचना है तो उसके लिए हमें एमिनो अम्ल की आवश्यकता होगी, वेलिन की आवश्यकता होगी, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे मिथियोनिन। कौन सा आता है, एम से होता है यहाँ पर मिथियोनिन। मिथियोनिन एम से जो आता है एमिनो अम्ल वो कौन सा आता है, मिथियोनिन। मिथियोनिन की यहाँ पर हम यदि बात करें तो जो मिथियोनिन जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, तो मिथियोनिन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है लीवर में, जो हमारा लीवर या जिसको हम यकृत के नाम से जानते हैं, यकृत के अंदर कोई भी खराबी आ जाती है, खराबी को दूर करने में सहायता करता है, खराबी को दूर करने में मदद करता है। यानी कि अगर हमारा जो यकृत होता है, यकृत से संबंधित अगर कोई भी डिसऑर्डर हो जाता है या फिर उसके अंदर कोई भी डिजीज आ जाती है या फिर उसका कार्य करने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है, तो जो हमारा मिथियोनिन जो एमिनो अम्ल होता है ये उसमें मदद करता है और उस कमी को ये क्या करता है, दूर करने में हमारी सहायता करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आई से हो जाएगा आइसोल्यूसिन। आई से क्या हो जाएगा, आइसोल्यूसिन। इसको हम वापस से लिख देंगे, थोड़ा बोर्ड छोटा है तो। अगला हो जाएगा हमारा टीवी मिल पात, ठीक है ना। चार को देखते हैं, उसके बाद में शेष को बाद में देखेंगे। इसमें आई से आता है यहाँ पर आइसोल्यूसिन। क्या आता है, आइसोल्यूसिन। आई से आता है आइसोल्यूसिन, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। आई से आता है आइसोल्यूसिन और एल का अर्थ होता है यहाँ पर ल्यूसिन। क्या अर्थ होता है, ल्यूसिन, ठीक है ना। इन दोनों का कार्य यदि हम देखें हमारे शरीर में इन दोनों का क्या कार्य होता है, तो इन दोनों का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा या ताकत देना। क्या देना, या तो ऊर्जा देना या फिर ताकत देना। आपने देखा होगा जितने भी बॉडी बिल्डर जो होते हैं ना, जो बॉडी डोले शोले निकाले हुए रहते हैं, उनको अधिक मात्रा में देखा होगा आपको, या तो फिर वो दालें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, या फिर केले हो गए, या फिर हम बात विटामिन वाली चीज़ें हो गई, या फिर हम बात करें प्रोटीन वाली चीज़ें वो ज़्यादा खाते हैं। तो उनके अंदर मुख्य रूप से वो आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन एमिनो अम्ल का सेवन ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जितनी ज़्यादा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतना ही हमारा जो शरीर रहेगा वो हष्ट पुष्ट रहेगा और हेल्दी रहेगा, यानी कि स्वस्थ रहेगा, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ऊर्जा या ताकत चाहिए होती है तो उसमें जो मदद करते हैं हमारे एमिनो अम्ल, वो कौन करता है, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन करता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे लाइसिन। नेक्स्ट आता है जिसका नाम है लाइसिन। लाइसिन की यहां पर हम बात करें, लाइसिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लाइसिन का जो मुख्य कार्य होता है वो एक बीमारी होती है हर्पीज बीमारी। कौन सी बीमारी, हर्पीज बीमारी में सहायक होता है। हर्पीज बीमारी में सहायक होता है, यह हर्पीज बीमारी में यह सहायक होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। ये जितनी भी बीमारियां आ रही है इन बीमारियों के ऊपर हम अलग से सेशन लेंगे, जिसके अंदर हम सभी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु जनित बीमारी कौन सी है, वायरस जनित बीमारी कौन सी है, इसके अतिरिक्त हम देखेंगे मनुष्य के अंदर जो कवक जनित बीमारी जो होती है वो कौन कौन सी है, उन सभी बीमारियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे विस्तार से, ठीक है ना। तो सारी की सारी बीमारियां हम अलग सेशन में देखेंगे। फिलहाल के यहाँ पर नाम याद रखिएगा, हर्पीज बीमारी को जो दूर करने में जो एमिनो अम्ल सहायता करता है वो कौन करता है, लाइसिन करता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पी से हो जाएगा यहाँ पर फेनिल। क्या हो जाएगा, फेनिल एलेनिन। पी से हो जाएगा हमारे फेनिल एलेनिन। क्या हो जाएगा, पी से फेनिल एलेनिन। इसकी बात करें पी से फेनिल एलेनिन की, तो ये क्या करता है, तो एक हार्मोन होता है मस्तिष्क के अंदर, एक हार्मोन पाया जाता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है, उस हार्मोन का नाम है डोपामिन हार्मोन। क्या नाम है, डोपामिन हार्मोन। तो ये क्या करता है, डोपामिन हार्मोन को बढ़ाता है, ठीक है ना। एक तो ये डोपामिन हार्मोन को बढ़ाता है और एक इसका दूसरा कार्य हो जाएगा, ये क्या करता है, स्ट्रेस को कम करता है, यानी कि स्ट्रेस, तनाव को कम करता है, तनाव को कम करता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तनाव को
कम करता है। अब ये यहाँ पर हम ये जो डोपामिन हार्मोन आया है इसके पीछे की थोड़ी कहानी सुन लेते हैं। इसके पीछे की एक गजब कहानी है, ठीक है ना। ये जो डोपामिन हार्मोन जो होता है ये मनुष्य के अंदर जितने भी अति वाले जो काम होते हैं वो सारे के सारे जो प्रमोट करता है वो कौन करता है, डोपामिन हार्मोन करता है। हालांकि जो अति वाले जो काम होते हैं वो शरीर के अंदर मुख्य रूप से कई कारकों पर ऊपर निर्भर करते हैं, उनमें से एक कारक आता है डोपामिन, ठीक है ना। कौन आता है, डोपामिन। अब ये जो डोपामिन जो अति वाले जो कार्य होते हैं वो दो तरह से प्रमोट करता है। एक तो अच्छे कार्यों को भी प्रमोट करता है और एक या तो बुरे काम को, या फिर हम कह सकते हैं जो टाइम पास वाले जो काम होते हैं उनको भी ये प्रमोट करता है। सबसे पहले हम अच्छे वाले कार्य देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, जैसे आपने कई बार देखा होगा, किसी भी स्टूडेंट लाइफ से हम बिलोंग करते हैं तो उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपका कोई ऐसा मित्र है जो अधिक देर तक लगभग 10-10, 12-12, 15-15 घंटे कंटिन्यूसली वो पढ़ाई करते रहता है। या फिर अगर उसके डेली की दिनचर्या की बात करें हम 24 घंटे में से, तो वो लगभग 24 घंटे में से लगभग मिनिमम 13 से 15 घंटे वो केवल और केवल पढ़ाई में निकालता है। तो वो जो 13 से 14 घंटे वो पढ़ाई में निकाल रहा है तो उसके मन में जो वो ये रुचि पैदा कर रहे हैं कि मैं 13 से 14 घंटा लगातार कंटिन्यूसली पढ़ाई करूँ, तो वो जो कारण है वो कौन सा कारक हो जाएगा, डोपामिन हार्मोन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, डोपामिन। यानी कि उसके मस्तिष्क में डोपामिन हार्मोन इतना ज्यादा मात्रा में रिलीज हो चुका है कि वो उसको प्रमोट कर रहा है कि नहीं, आप 8-9 घंटे पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, इसको बढ़ाकर 12 से 15 घंटे तक खींच के लेके जाओ, तो वो एक अच्छा कार्य हो जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, डोपामिन हार्मोन। और एक आपने देखा होगा, इसको हम टाइम पास वाले कार्य के रूप में देखें या फिर बुरे काम के अंदर देखें, तो आपने देखा होगा कि अभी हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हम मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल चलाते वक्त हमको ये पता नहीं चलता है कि पूरे दिन भर का अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग हमारा मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम जो होता है वो लगभग हमको पता ही नहीं चलता है और वो 12-12, 15-15 घंटे तक पहुंच जाता है। तो ये इस टाइम का पता नहीं चलता है, तो उसके पीछे का कारक कौन होता है, डोपामिन। और आपने ये भी देखा होगा कि कहते हुए सुना होगा कि अपने मित्रों के साथ में हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, तब उसके अंदर रील्स देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता एक बार स्टार्ट किया और कब 1 घंटा निकल जाता है, कब 2 घंटे निकल जाता है। तो वो जो टाइम का पता नहीं चलता है, वो तो वो हमारे मस्तिष्क में ये धारणा बैठाता है कि नहीं, एक रील देख ली तो 5 रील रोल देख लेते हैं, उसके बाद में हम मोबाइल को बंद कर देंगे। तो ये वाली जो धारणा जो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से उत्पन्न होती है, तो डोपामिन हार्मोन की वजह से उत्पन्न होती है। तो डोपामिन हार्मोन पर अगर हमें कंट्रोल करना है तो कौन सा एमिनो अम्ल कंट्रोल करेगा, उस पर फेनिलएलनिन करेगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरा इसका फंक्शन होता है तनाव को कम करता है। आपने देखा होगा जैसे भी हम बात करें, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, कहीं घूम कर आता है बाहर में धूप में, तो उस दशा में क्या होता है, जैसे हम ठंडे पानी में मुंह धोते हैं तो हम एक स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। इसी प्रकार अगर हमें अच्छी नींद मिल जाती है तो हम स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं, अगर हम अच्छे से ठंडे पानी से नहा लेते हैं तो हम एक अच्छा फील करते हैं, हम कहते हैं आज तो तनाव से मुक्त हो गए। तो वो जो तनाव से मुक्त करने के लिए जो एमिनो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, फेनिलएलनिन होता है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी इनके कार्य बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के अंदर इनमें से कई बार इंटरनली एग्जाम के अंदर इनसे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में जो हमारे शेष बचे हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने 7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, 3 और बचे हुए हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। नेक्स्ट आता है हमारे टीवी मिल तक हो गए, हमारे टीवी मिल 5 तक हो जाएगा। उसके बाद में आता है PATH, पी का हो गया हमारे, पी कंप्लीट हो गए हमारे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है PATH। इसकी बात करें तो एक का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, तो एक का अर्थ होता है यहाँ पर आर्जिनोन। क्या होता है, एक का अर्थ होता है यहाँ पर आर्जिनोन। क्या होता है, एक का शाब्दिक अर्थ होता है आर्जिनोन होता है। यहाँ पर हम बात करें आर्जिनोन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मनुष्य के अंदर जो एक तो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। और एक होता है वह हृदय गति को अच्छा बनाता है। हृदय गति को ही क्या करता है, अच्छा बनाता है। यानी कि अगर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसके अंदर यदि ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है वो अच्छे से सुचारू रूप से काम कर रहा होगा, या फिर अच्छा जो स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके अंदर हृदय जो गति होती है वो मिनिमम मेजर की जाती है, 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है। तो वो जो 72 बार धड़कता है, अगर ये दोनों चीज़ सही है तो उसके अंदर कौन सा एमिनो अम्ल अच्छे मात्रा में उपलब्ध है, वो हो जाएगा आर्जिनोन। ये इसका मेन फंक्शन होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे टी से हो जाएगा यहाँ पर
टी से बात करें तो टी से हो जाएगा यहाँ पर थ्रियोनिन। क्या हो जाएगा? थ्रियोनिन। टी से क्या हो जाएगा? थ्रियोनिन। जो थ्रियोनिन जो हमारे एमिनो अम्ल होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है? तो ये आराम देता है, यानी कि आराम में जो मदद करता है वो कौन सा एमिनो अम्ल होता है? थ्रियोनिन। आराम से यहाँ पर तात्पर्य हो जाएगा नींद आने में, नींद लाने में, नींद लाने में। नींद लाने में जो मदद करता है वो कौन करता है? वो करता है हमारे थ्रियोनिन करता है, ये हमें ध्यान रखना है। कई बार आपने देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति जो होता है वो मिनिमम कहा जाता है लगभग हमें 6 से 8 घंटे तक सोना चाहिए, लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो 12-12, 10-10, 12 घंटे सो जाता है, तो उसके अंदर थ्रियोनिन अधिक मात्रा में आ जाता है, जिसकी वजह से वो लगभग मिनिमम सोना चाहिए, हम 8 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए, लेकिन 12-12 घंटे तक सोते रहते हैं। तो वो कौन सा किसकी वजह से हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारे थ्रियोनिन एमिनो अम्ल की वजह से हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना। लास्ट आता है हमारा हिस्टिडीन। लास्ट जो आता है उसका नाम है हिस्टिडीन। क्या हो जाएगा? लास्ट वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे हिस्टिडीन। हिस्टिडीन की यहाँ पर हम बात करें, ये जो एमिनो अम्ल होता है ये एक हार्मोन का स्त्रावण करता है जिसका नाम होता है हिस्टामिन। ये क्या करता है? हिस्टामिन का स्त्रावण करता है। हिस्टामिन का ये क्या करता है? स्त्रावण करता है, यानी कि स्त्राव करता है। और ये जो हिस्टामिन जो होता है ये हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो हमारे शरीर में जितने भी एलर्जी से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है, यानी कि किसी भी चीज़ के प्रति अगर हमें एलर्जी हो जाती है तो उसमें जो सक्रिय होता है एमिनो अम्ल कौन सा होता है? हिस्टिडीन होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें एनीमिया, जिसके अंदर मुख्य रूप से हमारे रक्त में आयरन या फिर हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो जाता है, तो इन दोनों में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? हिस्टिडीन निभाता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में हिस्टिडीन एमिनो अम्ल की प्रधानता अधिक मात्रा में है या फिर बराबर लेवल पर चल रही है, तो हमारे शरीर के अंदर एलर्जी और एनीमिया जो जैसी बीमारियां हो जाती हैं वो कम होगी, या फिर तुलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं जो अगर किसी व्यक्ति को हो रही है और उसके अंदर हिस्टिडीन हार्मोन हमने हिस्टिडीन एमिनो अम्ल बढ़ा दिया तो उसकी वजह से एनीमिया और एलर्जी में धीरे धीरे उसमें कमी आने लग जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसी के साथ में हमारे आज के सेशन के अंदर आवश्यक एमिनो अम्ल जो थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। ट्रिक याद रख लेना, ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद करोगे तो चीज़ें और सरल हो जाएगी याद करने में। तो पूरी ट्रिक एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उस पर हम 5 स्टार लगा देते हैं। ट्रिक हो जाएगी टीवी मिल पाथ। क्या हो जाएगा? टीवी मिल पाथ। इंपॉर्टेंट ट्रिक है काफ़ी ज़्यादा, 5 स्टार लगाना। एग्जाम के अंदर अभी तक कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर जो मैंने यहाँ पर कार्य बताए इनमें से कभी अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा हुआ। केवल प्रश्न ज़्यादातर इस ट्रिक से आते हैं कि ऐसा कौन से एमिनो अम्ल है जो आवश्यक एमिनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं और कौन अनावश्यक एमिनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ट्रिक याद रख लेना, इस ट्रिक से आप आसानी से कोई सा भी इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से निकालोगे। इसी के साथ में हम अगला टॉपिक देखते हैं, हम अनावश्यक एमिनो अम्ल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अनावश्यक एमिनो अम्ल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अनावश्यक एमिनो अम्लों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। हमारे जो अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं उनका यदि हम बात करें निर्माण कहाँ पर होता है, तो उनका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? हमारे शरीर के अंदर ही होता है, ठीक है ना। अनावश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल की बात करें तो इसके अंदर वही सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में होता है। कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में ही इनका क्या होता है? निर्माण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात करें तो ऐसे कौन कौन से एमिनो अम्ल है जो अनावश्यक श्रेणी के अंदर आते हैं? तो 10 इसके अंदर ऐसे एमिनो अम्ल आते हैं जो हमारे अनावश्यक एमिनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अब कौन कौन से ऐसे 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल है जो इसकी श्रेणी में आते हैं, तो उसकी ट्रिक भी हमको याद रखनी है। ट्रिक हो जाएगी यहाँ पर गैस GATP, ठीक है ना। ये ट्रिक होती है, इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा। 2 बार आपको क्या करना है? गैस का सिलेंडर भरवाना, उसको फिर गेट कर लेना, यानी कि प्राप्त कर लेना, ठीक है ना। उससे याद हो जाएगा। तो गैस और GATP ये वाली ट्रिक याद रख लेना तो आपका काम हो जाएगा। अब हम इसके अंदर एक एक देखते हैं कि इन सभी का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है। तो सबसे पहले जो हमारा G आता है, सबसे पहला जो हमारा G आता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है ग्लाइसिन। क्या होता है?
इसका जो शाब्दिक अर्थ आता है वो आता है ग्लाइसिन से, और ग्लाइसिन जो होता है सबसे मीठा, ग्लाइसिन जो एमिनो अम्ल होता है सबसे मीठा एमिनो अम्ल होता है, सबसे मीठा एमिनो अम्ल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे मीठा एमिनो अम्ल, सबसे मीठा जो एमिनो अम्ल होता है वो कौन होता है, ग्लाइसिन होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आता है ए से क्या हो जाएगा यहाँ पर एलेनिन, क्या हो जाएगा ए से हो जाएगा एलेनिन, क्या हो जाएगा एलेनिन। नेक्स्ट आता है एस की बात करें तो एस हो जाएगा यहाँ पर सीरीन, क्या हो जाएगा यहाँ पर एस का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यहाँ पर सीरीन, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना। एस का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा सीरीन। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी, फिर से जी आता है, जी का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा यहाँ पर जी का जी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर ग्लूटेमिक अम्ल, कौन सा अम्ल हो जाएगा ग्लूटेमिक अम्ल, जी से क्या हो जाएगा ग्लूटेमिक अम्ल। फिर नेक्स्ट आता है हमारे ए आता है, ए से हो जाएगा यहाँ पर एस्पार्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल हो जाएगा ए से हो जाएगा एस्पार्टिक अम्ल। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है एस से हो जाएगा यहाँ पर सीरीन, तो यहाँ पर हो जाएगा सिस्टीन, क्या हो जाएगा सीरीन से हो जाएगा यहाँ पर एस से हो जाएगा सिस्टीन। नेक्स्ट आता है जी से हो जाएगा यहाँ पर, ये याद रखना, एक बार आता है ग्लूटेमिक अम्ल आता है और एक बार आ जाएगा यहाँ पर ग्लूटेमीन, क्या आ जाएगा केवल और केवल ग्लूटेमीन आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें आसानी से याद हो जाएगा, एक जी से तो हो जाएगा ग्लूटेमिक अम्ल और उसके बाद में कै की जगह न लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, और अम्ल को गायब कर देना, तो ये हो जाएगा हमारे ग्लूटेमीन हो जाएगा। तो ये हमारे इस प्रकार से 6 एमिनो अम्ल यहाँ पर कवर हो गए, ठीक है ना। जी से ग्लाइसिन, ए से एलेनिन, एस से सीरीन, जी से ग्लूटेमिक अम्ल, ए से एस्पार्टिक अम्ल, एस से सिस्टीन और जी से हो जाएगा ग्लूटेमिन। नेक्स्ट लास्ट के बचे हुए 3 उनके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर ए से हो जाएगा हमारे, ए से बात करें तो ए से क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ए से हमने यहाँ पर देखा था एस्पार्टिक अम्ल, ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या देखा था एस्पार्टिक अम्ल। तो उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर एस से हो जाएगा यहाँ पर ए से हो जाएगा हमारे एस्पेरेजिन, क्या हो जाएगा एस्पेरेजिन, क्या हो जाएगा यहाँ पर एस से हमारा ए से हो जाएगा यहाँ पर एस्पेरेजिन, क्या हो जाएगा एस्पेरेजिन, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ए से हो जाएगा एस्पेरेजिन। उसके बाद में टी आता है, टी से हो जाएगा टायरोसिन, क्या हो जाएगा टी से टायरोसिन। और लास्ट बचा हुआ पी से हो जाएगा हमारे प्रोलिन, क्या हो जाएगा पी से प्रोलिन, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार हमारे ये 10 के 10 जो अनावश्यक एमिनो अम्ल जो होते हैं वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं, और इन सभी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है हमारे शरीर के अंदर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब हम फिर से देख लेते हैं कि हम इनको किस प्रकार से याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम जी वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितने 3 जी आ रहे हैं। तो ग्लाइसिन तो आप सभी याद रख लोगे, सबसे पहला आता है, और सबसे मीठा जो एमिनो अम्ल होता है वो कौन सा होता है ग्लाइसिन। इससे 2 प्रश्न बनते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद में जी की बात करें तो केवल ग्लूटेमिन याद, एक शब्द याद रख लीजिएगा तो उससे दोनों याद हो जाएंगे। ग्लूटेमिक आए तो उसमें अम्ल भी लगाना है साथ में, और अगर केवल ग्लूटेमिन आए तो उसमें हमको अम्ल नहीं लगाना है, ठीक है ना, उससे याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे ए से होता है एलेनिन, क्या आता है एलेनिन आता है। उसके बाद में आता है एस्पार्टिक, ये एस्पार्टिक शब्द याद रखना, एक तो हो जाएगा एस्पार्टिक अम्ल और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर एस्पेरेजिन, एस्पार्टिक और एस्पेरेजिन हो जाएगा। उसके बाद में आता है एस की बात करें तो सिस्टीन, सीरीन और एक तो है मिथियोनिन, जो मैं यहाँ पर 3 नाम बता रहा हूँ, SMS, इसे याद रखिएगा SMS, ठीक है ना। एस से होता है यहाँ पर सीरीन, एम से होता है मिथियोनिन और एस से होता है सिस्टीन। ये जो तीनों जो एमिनो अम्ल होते हैं, इन तीनों एमिनो अम्ल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सल्फर तत्व पाया जाता है। तो प्रश्न ये भी आता है कि निम्न में से सल्फर तत्व रखने वाले एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं, तो SMS हो जाएगा, क्या हो जाएगा SMS हो जाएगा। और उनमें से जो मिथियोनिन जो होता है ये मुख्य रूप से हमारे असेंशियल एमिनो अम्ल की कैटेगरी में आता है, यानी कि आवश्यक एमिनो अम्ल की कैटेगरी में आता है, ये हमें ध्यान रखना है। और 2 एस जो होते हैं वो हमारे नॉन असेंशियल एमिनो अम्ल की कैटेगरी में आता है, ये भी हमें ध्यान रखना। तो इससे आप ऑटोमेटिक याद रख सकते हो, 2 ऐसे सिस्टीन और सीरीन हो जाएगा जो सल्फर तत्व रखते हैं, ये हमें ध्यान रखना। और ये अनावश्यक कैटेगरी के अनावश्यक एमिनो अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे एस वाला हो गया, टी से हो जाएगा हमारे टायरोसिन हो जाएगा, और पी से हो जाएगा प्रोलिन। प्रोलिन भी अपना आप में एक इंपॉर्टेंट है, प्रोलिन
जो प्रोटीन होता है ये मुख्य रूप से जो पौधे के अंदर भी जो पौधे के अंदर जो हम बात करें जो विसरण की जो क्रिया होती हैं उसमें ये मदद करता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे एमिनो अम्ल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं प्रोटीन का जो संरचना होती है उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं कि प्रोटीन जो होता है उसकी प्राथमिक संरचना कैसी होती है, सेकेंडरी, टर्सरी और जो चतुर्थक जो संरचना होती है वो किस प्रकार से बनती है। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम प्रोटीन की संरचना देख लेते हैं। वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है कि संरचना से आपको समझ में आ जाएगा कि संरचना प्रोटीन की किस प्रकार से बनती है, ठीक है ना। तो ये एमिनो अम्ल वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सीधे सीधे प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो उसी हिसाब से नोट्स बनाइएगा और उसी हिसाब से इसकी तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे इसके अंदर प्रोटीन की संरचना। क्या आ जाएगा? प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारे प्रोटीन के अंदर प्राथमिक संरचना। कौन सी संरचना आती है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। नंबर सेकंड पर आता है इसके अंदर द्वितीयक संरचना। नंबर सेकंड पर कौन सी संरचना आती है? द्वितीयक संरचना। नंबर थर्ड पर आती है इसके अंदर तृतीयक संरचना। नंबर 4 पर कौन सी संरचना आती है? तो नंबर 4 पर आ जाएगी हमारे इसके अंदर चतुर्थक संरचना। चतुर्थक संरचना, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, पहले प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। और जो प्रोटीन की संरचना के अंदर जो बनना जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो प्राथमिक संरचना से बनना स्टार्ट होती है। अब हम इनके अंदर देखते हैं कि जो प्राथमिक जो संरचना होती है इसके अंदर जो बंध पाया जाता है वो बंध कौन सा होता है? इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है? जो प्राथमिक जो संरचना होती है इसके अंदर पाया जाता है पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध पाया जाता है? पेप्टाइड बंध पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। जो प्राथमिक संरचना होती है केवल और केवल इसके अंदर पेप्टाइड बंध पाया जाता है और उसी से प्राथमिक संरचना का निर्माण होता है। अब ये निर्माण कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं। एक हमारा एमिनो अम्ल ये हो गया, ठीक है, ये पेप्टाइड बंध हो गया। एक एमिनो अम्ल ये हो गया हमारा, फिर ये पेप्टाइड बंध हो गया। ये एक हमारा एमिनो अम्ल हो गया, फिर ये पेप्टाइड बंध हो गया और ये इस प्रकार से निर्माण होता चला जाता है। इसमें हम लिख सकते हैं जैसे ये हमारा आर्जिनोन हो गया, ये ग्लाइसिन हो गया, ये प्रोलिन हो गया, ये हमारा मिथियोनिन हो गया। ये सारे के सारे एमिनो अम्ल हैं और आपस में किससे जुड़े हुए हैं? ये पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी संरचना को क्या कहा जाता है? प्राथमिक संरचना के नाम से जाना जाता है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन की एक ऐसी लंबी संरचना, केवल और केवल ऐसी लंबी संरचना जो होती है उसे क्या कहा जाता है? हमारे प्राथमिक संरचना के रूप में काउंट किया जाता है। ये मैंने हालांकि समझाने के लिए बनाया है, आप भी ऐसे याद रखेगा, आपको भी याद हो जाएगा। ये होती है प्राथमिक संरचना, जिसमें इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न यही आता है कि निम्न में प्रोटीन की किस संरचना के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है, उसी से प्रश्न पूछा जाता है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की बात करें तो इसके अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के अंदर जो बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध तो सभी के अंदर होगा, लेकिन नया बंध कौन सा होता है वो यहाँ पर केवल और केवल मैं लिख रहा हूं। तो एक तो पेप्टाइड बंध तो इसके अंदर उपस्थित हो गई होगा। पेप्टाइड बंध के अलावा इसके अंदर और उपस्थित होगा हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन जो बॉन्ड होगा वो और इसके अंदर उपस्थित होगा। तो पेप्टाइड बंध और हाइड्रोजन बंध के आपस में मिलने से जिस संरचना का निर्माण होता है उस संरचना को क्या कहा जाता है? द्वितीयक संरचना कहा जाता है प्रोटीन की। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो ये संरचना जो बनती है इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो जो द्वितीयक संरचना जो होती है इसका एक एग्जाम्पल याद रखना है हमको और वो हो जाएगा केराटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन हो जाएगा? केराटिन प्रोटीन। ये हमें ध्यान रखना है किसका एग्जाम्पल होता है? द्वितीयक संरचना का एग्जाम्पल होता है। ये हमें ध्यान रखना। अब ये संरचना किस प्रकार से बनती है? तो ये जो संरचना बनती है वो कैसी बनती है? कुंडली नुमा बनती है। कैसी बनती है? जो हमारी एक चूड़ी जो होती है उसके जैसे कुंडली नुमा बनती है। तो ये इस प्रकार से संरचना बनती है। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये जो होती है ये प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है। ऐसी इसकी संरचना हमको दिखाई देती है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा केराटिन की स्ट्रक्चर। इसमें दो बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है पेप्टाइड बॉन्ड, और ये हमारे द्वितीयक संरचना का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना की बात करें, जो तृतीयक जो संरचना होती है इसमें कौन कौन से बंध पाए जाते हैं? तो इसके अंदर मुख्य रूप से पेप्टाइड बंध तो उपस्थित हो गए होगा, प्लस इसके अंदर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा इसके अंदर। अब इसके अंदर नए कौन कौन से बंध होते हैं? तो इसके अंदर एक तो पाया जाता है सल्फर डाई बंध,
एक तो इसके अंदर हो जाएगा सल्फर डाई बंध और इसके अतिरिक्त हो जाएगा इसके अंदर आयनिक बंध, ठीक है ना। और कौन कौन सा बंध हो जाएगा, आयनिक बंध, और इसके अतिरिक्त हो जाएगा इसके अंदर एक हो जाएगा जल विरागी सिरे, जल विरागी सिरे जो मुख्य रूप से आपस में वान डेर वाल बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। कौन से बल के द्वारा, वान डेर वाल बल, या फिर हम कह सकते हैं वान डेर वाल बंध के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो तृतीय के अंदर कितने तरह के बंध पाए जाते हैं, पेप्टाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फर डाई बंद हो जाएगा, आयनिक बंद हो जाएगा और वान डेर वाल बंद हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना। अब ये संरचना का निर्माण कैसे होता है तृतीयक संरचना का, तो इसका जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से इस प्रकार से होता है। ये जो संरचना होती है उसी को क्या कहा जाता है, तृतीयक संरचना कहा जाता है। यानी कि जो द्वितीयक संरचना जो होती है ये और ज़्यादा क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेट हो जाती है, यानी कि ये आपस में और जुड़ती हुई रहती हैं और उससे बनी हुई संरचना क्या कहलाता है, हमारे तृतीयक संरचना के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये और इसको हम और अच्छे से देख लेते हैं, ये जो मुख्य रूप से बनी होगी ये और देख लेते हैं हम इसको। ये इस प्रकार से हमारे, ये इस प्रकार से जो मैंने बनाई है ये जो संरचना होती है ये किसकी होती है, तृतीयक संरचना होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर एंटीबॉडी। कौन हो जाएगा, एंटीबॉडी, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। एंटीबॉडी जो बनी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, जो मुख्य रूप से हमारे जो रक्त के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है उसमें पाया जाता है। तो ये प्रोटीन एंटीबॉडी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तृतीयक संरचना होती है, ये हमें ध्यान रखना। और इस संरचना के बनने से जिस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है उसे हम 3D स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, 3D स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे प्रोटीन की चतुर्थक संरचना। चतुर्थक संरचना को हम आगे देखते हैं, इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चतुर्थक संरचना को मैं इधर समझा देता हूं, ठीक है ना। चतुर्थक जो संरचना है इसको हम इधर समझा देते हैं आपको। यहां हो जाएगी प्रोटीन की चतुर्थक संरचना, प्रोटीन की चतुर्थक संरचना। प्रोटीन की इसमें चतुर्थक संरचना की यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो ये जो संरचना होती है इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारे, इसके अंदर बंध कौन कौन से होंगे, इसके अंदर बॉन्ड कौन कौन से होंगे, तो इसके अंदर सारे के सारे जो हमारे जो तृतीय संरचना के अंदर जो बंध थे वो सारे के सारे किसके अंदर उपस्थित होंगे, वो हमारे चतुर्थक संरचना के अंदर उपस्थित होंगे। और ये जो चतुर्थक जो संरचना होती है, जो ये चतुर्थक जो संरचना होती है ये मुख्य रूप से जो होती है ये प्रोटीन की स्थायी संरचना होती है। ये कैसी संरचना होती है, प्रोटीन की स्थायी संरचना होती है। तो प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से प्रोटीन की स्थायी संरचना कौन सी होती है, तो वो हो जाएगी हमारे चतुर्थ जो संरचना होती है वो स्थायी संरचना होती है, ये हमें ध्यान रखना। अब ये संरचना कैसे बनती है, तो इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तृतीयक संरचना से होता है। यानी कि ये प्रोटीन की तृतीयक संरचना थी। अब ऐसी की ऐसी कई सारी जब संरचनाएं आपस में मिलती चली जाएगी, मिलती चली जाएगी, मिलती चली जाएगी, जो आगे जाकर चतुर्थक संरचना का निर्माण करेगी। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ठीक है, ये इस प्रकार से ये हो गया। इसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पर इसी प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रकार से बात करें, ठीक है, ये हमारी तृतीयक संरचना, ये भी तृतीयक संरचना है। ये इसी भी प्रकार यहाँ पर ये हो जाएगी हमारे प्रोटीन की तृतीयक संरचना, ठीक है, ये हो गया। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये इस प्रकार से, ठीक है ना, ये इस प्रकार से तृतीयक संरचना आड़ी तिरछी रूप में पाई जाती हैं। ये इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये अब कई सारी तृतीयक संरचना आपस में मिल गए और इनके मिलने से जिस संरचना का निर्माण होता है वो कौन सी होती है, चतुर्थक संरचना होती है। हालांकि इसमें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, कई सारी मैंने तृतीयक संरचना बनाकर इनका निर्माण किया है। तो जो कहने का शाब्दिक करते हैं, जो चतुर्थक जो संरचना होगी वो किससे बनेगी, तृतीयक संरचना से मिलकर चतुर्थक संरचना का निर्माण होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसका इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल आता है वो आता है हीमोग्लोबिन। कौन सा आता है, HB, जिसको हम HB के नाम से जानते हैं। इसको 5 स्टार लगाना,
हीमोग्लोबिन की जो संरचना होती है वो संरचना किस प्रकार का उदाहरण होता है, चतुर्थक संरचना का उदाहरण होता है। ये वो जो संरचना होती है ये स्थायी प्रकार की होती है, ये इसमें कोई प्रकार का कोई डैमेज हमको देखने को नहीं मिलता है या फिर ये विघटन नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये लाइफ टाइम तक ये हमेशा बनी रहती है, वो हमें भी ध्यान रखना। इसी के साथ में हमारा आज के जो 2 टॉपिक थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। पहला हमने देखा था एमिनो अम्लों के बारे में देखा था, और नंबर 2 हमने देखा था प्रोटीन की संरचना के बारे में देखा था। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण के बारे में देखेंगे, उसके बाद में प्रोटीन वाला जो टॉपिक होगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सभी को सेशन समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने साथियों के साथ में से अधिक साझा करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।